स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट असर्शन है पहले सबसे पहले तो अपन असर्शन रीजन को अप्रोच कैसे करेंगे। हमें असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, रीजन भी स्टेटमेंट होता है। तो हम असर्शन को रीड करेंगे और चेक करेंगे कि जो असर्शन है वो करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा चेक करेंगे। ऐसे रीजन को भी चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स है। उसके बाद क्या करेंगे, मान लो दोनों ट्रू आ जाते हैं। तो दोनों ट्रू आ जाते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो असर्शन है वो है कि एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो भी क्या वो एक्सेलरेशन एक्वायर कर सकता है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी जो होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती आती है ना। क्यों चेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। ड्यू टू ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है, द वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि ये असर्शन जो है ये बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी बॉडी जो है, मतलब स्पेशली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन व्हाट हैपेंस, इट कैन एक्सेलरेट। यो एक्सेलरेट होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है ना। इसी तरीके से जो रीजन है, विच चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और आप देखो फर्स्ट जो असर्शन अपना स्टेटमेंट था उसमें जो रीजन दिया था मैंने यही दिया था कि भाई वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन या जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट भी हो रही है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, ए। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड यस क्वेश्चन से, सर। है ना। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज नॉट जीरो। ठीक है, तो देखो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो असर्शन समझ लेते हैं। असर्शन में ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, जबकि उसका डिस्टेंस जो है वो जीरो ना हो, है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी पहले ए से बी तक आई। तो ए से बी तक जब आया वो 2 किलोमीटर जो है मान लो पाथ उसने ट्रेवल करा, और वापस बी से ए आ गया वापस 2 किलोमीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ मतलब 2 + 2 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। बट जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो ये तो बात जो है वो ट्रू हो गई। ट्रू है कि ऐसा हो सकता है कि भाई डिस्टेंस तो जीरो हो, ओ सॉरी डिस्टेंस तो जीरो ना हो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो ये तो हो सकता है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। तो ये भी ट्रू है। अब आप देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने जीरो फाइंड आउट किया, वो कैसे क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, यही फॉर्मूला लगाया आपने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए आंसर आ जाएगा आपका कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर यस करना सर। है ना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये कह रहे हैं असर्शन द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज p एंड q इज स्ट्रेट लाइन वेयर व्हेन p डिवाइड बाय q इज कांस्टेंट। तो देखो हम एक ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं आपको। जैसे देखो दो क्वांटिटीज ले लेते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ इस तरह से। तो एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी p को, और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी q को, ठीक है। अब जब ये कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमने बना दिया ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन।
तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन कब होता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन जब ही हो सकता है जब P इज प्रोपोर्शनल टू Q हो, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे की क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो कांस्टेंट आ गया KQ। तो एक तो ये बात आप ध्यान रखो। स्ट्रेट लाइन कब मिलती है? जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो कांस्टेंट आता है। बट असर्शन ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन व्हेन P बाई Q इज कांस्टेंट। तो P बाई Q क्या है? P बाई Q है इसकी स्लोप। P बाई Q क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। ये जो लाइन बनाई है इसकी स्लोप है, और वो कितनी आ रही है? P बाई Q। ठीक है, तो सही बात है कि आप कहीं पर भी इसकी स्लोप निकालोगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो चेंज इन P हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू Q, है ना। ये जो होगा P बाई Q क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो असर्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। assertion is true। रीजन देखो, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मींस दैट P इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो यही मैंने आपको बताया, P इज प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q। तो देखो P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q, ये भी सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आप देखो P इज प्रोपोर्शनल टू Q होगा जब भी आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन है इसी वजह से ये P बाई Q जो स्लोप है क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो A बन जाएगा। A मींस, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा आपका। ए मींस क्या हो जाएगा? assertion is true, region is true, and region is the correct explanation of, करेक्ट एक्सप्लेनेशन assertion. ऑफ assertion। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो चलो बना लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, ये बनाया अपन ने। ठीक है, आप जानते हैं ऑन वाई एक्सिस वी टेक वेलोसिटी, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम। तो ये कह रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ है, particle in uniform motion along a straight path in a is a line parallel to a time axis। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही बनेगा ये तो। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से, वेलोसिटी बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन इट विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ टाइम इंटरवल। जैसे हम कहें कि भाई टाइम इंटरवल यहाँ पर मैं कर दूं, मान लो इसको कर दिया 10 सेकेंड, तो 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी रहती है? 6 मीटर पर सेकेंड है। तो 6 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको क्या मिलेगा? इस तरह की एक लाइन मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें रीजन, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम लैप्स। तो इंक्रीजेस बोल रहे हैं, इंक्रीजेस। तो आप देखो इस ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट रहती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, पर ये क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इंक्रीज तो नहीं हो रही थी, तो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप कर लें इसको सॉल्व। आगे देखते हैं अपन। आप फिफ्थ, फिफ्थ में कह रहे हैं असर्शन द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ट्रू है। ठीक है, आपने भी व्हीकल ड्राइव करा होगा, जब अपन व्हीकल ड्राइव करते हैं तो सडनली अपन स्पीडोमीटर को देखते हैं, तो वो सडनली आपने जब देखा, उस इंस्टेंट पर जो स्पीड है आपके व्हीकल की वो विजिबल होती है। ठीक है, उस इंस्टेंट पर जो इंस्टेंट पर व्हीकल की स्पीड है वो अपन को विजिबल होती है। तो किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बिल्कुल सही है कि जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है हमें? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक है, आगे रीजन देखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो ये भी ट्रू है, तो हमें फॉर्मूला आता ही है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या आता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। पर अगर हम इसको चेक करें, अगर हम चेक करें कि भाई जो है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या आंसर आएगा आपका? बी। ठीक है, क्योंकि असर्शन में तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है, और रीजन में डेफिनेशन जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है? एवरेज स्पीड की दे रखी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की देके रखता तो फिर भी वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था, बट क्योंकि उसने एवरेज स्पीड की डेफिनेशन दी है तो वो स्टेटमेंट तो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे जो है इसमें आपको क्या करना है,
ओके, तो असर्शन हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट में हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है पार्टिकल की, वो स्पीड तो क्या होती है, स्पीड होती है कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, या वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से। और इसी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होती है। तो बिल्कुल सही है कि अगर इफ अ बॉडी इज डूइंग एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इवन इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल रही है तब भी उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं रीजन। एन ऑब्जेक्ट मे बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड बट इट मे बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये भी पॉसिबल है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनाता हूँ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखो आप, कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर है, इस तरह से ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में जब होगा, ये तो इसका सेंटर हो गया ओ। मान लो हम ये कहते हैं कि ये 30 किलोमीटर पर आवर से इसमें जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। पर वेलोसिटी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ही हो गई। ऐसे ही आप कोई दूसरा पॉइंट लो, जैसे ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ ये वेलोसिटी की, ये बी पॉइंट है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये वी बी वेक्टर हो जाएगी। तो आप देखें वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये क्या होगा, पार्टिकल जो मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो ये भी जो आपका स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो गया, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये ए इसका आंसर आएगा, ठीक है। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन। assertion motion with uniform velocity is always along a straight line path। motion with uniform velocity, तो नोटिस करने वाली बात है, ये बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी होता है क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, और प्लस क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखो, वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हुए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी आपको क्या करनी है, वेलोसिटी आपको क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन करेगा। किस में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये असर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मोशन करना होगा, तभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगी। रीजन कह रहे हैं इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ मोशन। तो इन इसका थोड़ा ये इसमें भी करेक्शन है, इन यूनिफॉर्म, ये है इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होता है, एंड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो देखो, आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट, एनी पॉइंट यू कैन चूज, यू कैन चूज एनी पॉइंट। और हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड ही होगी। या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड भी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। ए से लेके बी तक वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो स्पीड उतनी ही, जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड भी अगर कोई सा भी आप पॉइंट लोगे तो कितनी आएगी, 6 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। तो मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, बी।
ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया, रीजन आया समझ में? ठीक है ना? तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इज, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप मैसेज भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, ट्रू है या फॉल्स है। ये कह रहे हैं इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जस्ट अभी एग्जांपल दिया इससे पहले वाला मैंने, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ए से बी तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, देखो आप देखो, देखो समझने की कोशिश करो, उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है ना? देन एवरेज वेलोसिटी फॉर, देन एवरेज, द एवरेज वेलोसिटी फॉर, ट्रू आएगा ये, देन एवरेज वेलोसिटी, आप एवरेज वेलोसिटी भी निकालोगे तो कितनी आएगी, वो तो 6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी ना, वो थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक उसकी 6 मीटर पर सेकेंड ही ले रहा हूं मैं। अब फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो कोई भी आप इंस्टेंट अगर लोगे, कोई भी इंस्टेंट लोगे तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो कोई भी इंस्टेंट लोगे तो उसमें भी जो है वैल्यू तो वही आनी है, 6 मीटर पर सेकेंड ही। तो ये क्या है आपका, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एट्थ क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, एट्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एट्थ तक आ गए अपन। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखें अपन, इसका रीजन देखते हैं कि भाई रीजन क्या है। रीजन ये कह रहे हैं, इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन is 0 for a given time interval, then instantaneous velocity at some instant within this interval may be 0। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी टाइम इंटरवल के लिए अगर एवरेज वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है ये। ऐसे हो सकता है कि ये ए से बी गया, ये ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया। ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालें यहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी वो क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिवाइड बाय आ जाएगा टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो अगर ये ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और बी से वापस ए आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। टाइम इंटरवल मान लो टी है, तो कितना आ जाएगा, 0 मीटर अपॉन सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0। ठीक है, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल के लिए, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट विद इन दिस इंटरवल में बी 0। तो वो भी 0 हो सकती है, इट मे बी 0। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी वो भी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बट ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका। ठीक, एक केस डिस्कस करता हूं मैं कि हमने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा, ध्यान से देखना, एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो करा। ठीक है, नीचे से थ्रो किया था, यहां से थ्रो किया था। तो पहले ये बॉल ए पॉइंट से कहां तक गई, बी तक गई, और बी से वापस ए तक आ गई। देखना मोशन हम ले रहे हैं, मोशन कैसा ले रहे हैं अपन, ध्यान से देखना आप, मोशन हम ले रहे हैं ए टू बी और बी टू ए। ठीक है भाई, तो इसमें मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो। फटाफट बता दो, 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं इस केस में, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। यस सर। ये तो क्लियर है, ये तो आ गया आपको समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी। ये कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे बी 0 एट सम इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे बी 0 एट सम इंस्टेंट। मुझे बताओ जब ये बॉल ए से लेके जब मैक्सिमम हाइट बी तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ इस बी पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो। सर जीरो। 0 होगी, तो हुई नहीं हुई 0। यानी बी पॉइंट पर जिस इंस्टेंट पर ये पहुंची, तो उस समय उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी 0 हो गई। तो इट मे बी पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुड बी 0, वो भी 0 हो सकती है। तो आया अब आगे समझ में? ठीक यस सर। है ना बेटा, इस तरह से है ना। चलो आगे चलते हैं अपन।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन अपने पास क्या आ रहा है, देखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो इसमें ज्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी ट्रू है। अब जब दोनों ट्रू आ गए तो अब समस्या ये है अपने सामने कि भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन बराबर है तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अगर फाइनल पोजीशन ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन है तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर फाइनल पोजीशन जो है लेस देन इनिशियल पोजीशन है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चला कि भाई ये जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? आपको पता चला इस फॉर्मूले से। ठीक है, आपको कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन आइडेंटिफाई दैट द व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। अच्छा, वो उनकी पोजीशन की वजह से पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव क्योंकि जीरो। आप कैसे पता लगाओगे भाई ये है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्योंकि इस फॉर्मूले से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से। ठीक है ना, ना कि इससे कि भाई वो, ये बात सही है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है ना। तो ध्यान रखना, आप इस तरह से सॉल्यूशन करना है। यस। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से ले लेता हूं। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो ये कह रहे हैं एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, देन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो चलो चेक करते हैं। तो ये x है तो x प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट आ गया। अगर मैं इसको dx बाय dt कर दूं, आपको तो आता है ना डिफरेंशिएशन करना। अगर अपन dx बाय यस dt सर। कर दे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब अपन इसको dv बाय dt कर देते हैं। तो dv बाय dt करोगे तो 2 के तो कांस्टेंट हो गया और t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। और dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो देखो यहाँ पर से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है अपने पास, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब ये तो अपने पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस। है ना, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब जरा आप ये देखो कि जो रीजन है वो क्या दे रखा है इसने, रीजन क्या दे रखा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें आई थिंक मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो ट्रू है। पर मुझे ये बताओ, क्या इससे, इस रीजन से क्या ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है क्या? हाँ, हो पा रहा है क्या? सर। आपको क्लियरिटी आ रही है क्या इससे कि भाई अगर ये रीजन जो है क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट असर्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ